179 मार्क्स, राइट 179 मार्क्स एंड 100 तीनों साल में। ये महज एक कोइंसिडेंस है या क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपके पापा तब भी ये होने के बाद भी ज्यादा जोर इस पे दे रहे थे कि जी तुम जी ग्रेजुएशन कर जी। लो। इसका मतलब है अच्छा खासा उनको भरोसा था कि अगर दिया जाए तो यूपीएससी निकाल लेंगे आप। कभी ऐसा लगा कि यार ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है पापा की, लगता है क्या करेंगे? 2 बार मैं इंटरव्यू देके यूपीएससी के रह चुका बहुत क्लोज मार्जिन से, और वहाँ पे ऐसा लगता था, सेल्फ डाउट आने लगता था। 20-21 साल के बच्चों को क्या आप सजेस्ट करते हो? 20 वाला अक्षय और 2025 वाला अक्षय में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। अभी अगर मैं पीछे देखूँ ना सर, तो मतलब ऐसे मैं लाइफ में कभी अपने ऊपर प्राउड नहीं फील करता हूँ, मतलब कभी नहीं। आई थिंक आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया है। दिल्ली जाके एग्जाम क्वालिफाई होता है, ये तो एक बहुत बड़ा मिथ सुन लेंगे, बुरा मान जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय वैस। हमेशा मैंने हम हमारी ऑडियंस को ये प्रॉमिस किया है कि हम नए बार एक ऐसे गेस्ट को लाएंगे जो आप लोग को डिफरेंट एंगल्स दिखाएगा लाइफ का, कि किस तरह आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। और आज हमने इसी तरह की एक और कोशिश की है। हालांकि जिस पर्सनैलिटी को हमने आज बुलाया है, इनको जब हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो बहुत इनिशियल स्टेज पे हमने इनको इनवाइट किया था। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनसे हम बात जरूर करेंगे कि कैसे हमने उनको इनवाइट किया और क्या क्या उन्होंने बोला है। फिलहाल मैं आप सारे ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो हमारे बीच में हमारी पर्सनालिटी है, बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं, हम सारे लोगों को करना चाहिए कि इन्होंने 3 ऐसे एस्पिरेंट्स, 3 डिफरेंट जो है अपने अपने स्ट्रीम के एस्पिरेंट्स को आज हम कैटर करेंगे। 1 नीट के लिए, क्योंकि जिनको आज हमने बुलाया वो डॉक्टर है। 2 जिनको हमने बुलाया है वो ऑलरेडी सिविल स्टेट सर्विसेज क्वालिफाइड विद रैंक 3rd है। और 3 जिन्होंने हाल ही में इसी साल हमें और प्राउड फील कराया है, वो है कि इन्होंने 261 से इस साल का यूपीएससी जो है क्वालिफाई किया है। आप लोग समझ चुके होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, उनका नाम अक्षय परिहार है। अक्षय, थैंक यू सो मच, फाइनली आप आए। और फाइनली मैं तो यही बोलूँगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस योर पॉडकास्ट। एंड यस, आई स्टिल रिमेंबर सर, जब मेरा जेकेपीएससी क्वालिफाई हुआ था, आपने उस टाइम भी कॉल पे बोला था कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू शुड डेफिनेटली कम हेयर, एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं। और उस टाइम हमारी कन्वर्सेशन ये थी कि वी शुड वेट फॉर सम टाइम, और तब तक क्योंकि यूपीएससी का मेंस दिया था तो रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे। और जो फाइनली सर आई एम हियर। मैंने ऑडियंस को, इनफैक्ट लोगों ने देखा भी होगा वो इंटरव्यू, मैंने ऑडियंस में उस टाइम भी यही बोला था कि देखो, मेरा अकीदा, मेरा मन ऐसा बोलता है कि नेक्स्ट ईयर हम अक्षय को एज सिविल सर्वेंट देखेंगे, यूपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट देखेंगे। और वो कोई चमत्कार नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कन्विक्शन वो मैंने देखा था आप में कि किस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर रहे थे, किस हिसाब से चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। तो वो कोई चमत्कार था नहीं, वो तो बट ऑब्वियस था, बट यही था कि किस टाइम आप क्वालिफाई करोगे, उसी का इंतज़ार था। तो साल 1.5 साल वेट कराया आपने, बट फाइनली वी आर हियर, थैंक यू सो मच। अक्षय ने इस बार जो है यूपीएससी रैंक 261 से क्वालिफाई किया है, और स्टेट सर्विस उन्होंने ऑफ कोर्स रैंक 3rd से किया है। अक्षय, बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो आप? जी सर बेसिकली मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत प्यारे से गांव भेला से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक चिन्हाब रिवर के जस्ट एज पे है। तो मेरी स्टार्टिंग जर्नी भी वहीं से शुरू हुई, जो इनिशियल हमारी स्कूलिंग हुई वो भेला में ही हुई। देन क्योंकि मेरे फादर जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे, तो जैसे जैसे पापा की ट्रांसफ़र होती गई वैसे हम उनके साथ शिफ्ट होते गए। सो ये डेस्टिनी थी कि मेरे को यहाँ तक आना था। जब उनकी जम्मू ट्रांसफ़र हुई, हम जम्मू आए, फिर फर्दर स्टडीज़ जो हैं वो जम्मू में जाके हुई, तो वैसे हम शिफ्ट होते रहे। तो इनिशियल ईयर्स वहीं पे रहे। बट किस एज में आप जम्मू शिफ्ट हुए, और कौन से स्कूलिंग का कौन सा पार्ट आपने जम्मू से किया है? सर अप टू क्लास 6th मेरी स्कूलिंग डोडा में हुई है। 7th ऑनवर्ड 2007 में जब पापा की ट्रांसफर जम्मू हुई, तब हम उनके साथ शिफ्ट हुए, तो 7th से आगे की स्टडी मेरी जम्मू में हुई है। तो किस तरह के स्टूडेंट थे आप? अच्छे, इन बिटवीन क्लास में, या बैक बेंचर, किस टाइप के थे? सर वो तो वैसे सिटिंग अरेंजमेंट तो चेंज होता रहा है ओवर टाइम, बट हाँ ओवरऑल स्टूडियस रहे हैं शुरू से ही। अमंग टॉपर्स, इफ नॉट टॉप, अमंग टॉपर्स रहे हैं। जैसे क्लास 8th में भी रैंक था,
10th में भी 6th रैंक था जम्मू प्रोविंस में, इवन 12th में 3rd रैंक था। तो वो कहीं ना कहीं वैसा इन्वायरमेंट हमें फैमिली ने प्रोवाइड किया था, पापा मम्मा ने प्रोवाइड किया था कि हमें एजुकेशन की तरफ जाना ही जाना है। बट नॉट जस्ट एजुकेशन सर, मेरा स्पोर्ट्स में भी स्टार्टिंग से काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। बाकी सर बैठने का है तो स्कूल टाइम तक तो फ्रंट में बैठते थे, टीचर ज़बरदस्ती बैठाते थे, बट कॉलेज में हमेशा बैक बेंचर ही रहे हैं सर। कॉलेज में बैक बेंचर पीछे बैठे हैं। मैं अभी जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बोला है लोगों को, जैसे आपने 12th पास की और 12th पास करने के बाद आपने डिसाइड किया कि आपको एमबीबीएस करना है। नीट तो नहीं था उस टाइम जेकेसीईटी। तो आपने एग्जाम में बैठे और आपने पहली बार में वो क्वालिफाई कर लिया था और फिर आपको जम्मू मेडिकल कॉलेज मिला जी। उस टाइम आपको पता था कि आपको बाद में सिविल सर्विसेज ही करना है? सर मतलब मेरी जो लाइफ की जर्नी अभी तक रही बहुत अनएक्सपेक्टेड रही है। मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक प्रॉपर स्टोरी है। जब मैं 10th मेरी क्वालिफाई हुई तो 11th 12th में अब क्या किया जाए, तो उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, बस इतना पता था पढ़ाई है, ये करना है। तो पापा ने बोला कि आईआईटी होता है एग्जाम उस टाइम, आईआईटी जेईई, तो सोचा वो करते हैं। तो मैंने आईआईटी वाली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो भी मेरा साथ में था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। 11th खत्म होने लगी तो तब JNK में कोई आईआईटी नहीं था, इंस्टीट्यूट नहीं था, तो लगा यार घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं हमेशा फैमिली के साथ रहा हूँ, सोचा अब क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि नहीं मेडिकल की तरफ स्विच करते हैं, एमबीबीएस यहाँ पे कॉलेज है, एमबीबीएस की जाती है। 12th में आके मैंने एमबीबीएस की तरफ सीरियस हो गया। 12th जब खत्म होने लगी तो पापा ने बोला एमबीबीएस बहुत लंबी जर्नी है, 5.5-6 years डिग्री है। तो कहीं एक बार बचपन में भी मेरे पापा से डिस्कशन हुई थी ओवर सिविल सर्विसेज, तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सर 12th खत्म होने के बाद मैंने साइंस कॉलेज एडमिशन ले ली विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज का सोचा था कि ये करेंगे। पैरेलली आप ग्रेजुएशन करते हो और स्टार्ट किया था मैंने, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, इंजीनियरिंग के भी दिया, मेडिकल के भी दिया। आईआईटी जेईई क्वालिफाई हुआ, काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया। एमबीबीएस जेकेसीईटी क्वालिफाई हुआ विद अ वेरी गुड रैंक। इवन एट दैट टाइम पापा ने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है, आप लग जाओ इसमें। लेकिन तब सब रिलेटिव्स सबने बोला कि मेडिकल की डिग्री कौन छोड़ता है। सो इट हैपेंड कि मैं डॉक्टर बाय चांस बना। तो फिर एमबीबीएस ज्वाइन कर ली, तो बस ऐसे ही सर। बट मतलब ऑफ कोर्स आपने जो है एमबीबीएस की सीट भी नहीं छोड़ सकते थे, आपको दूसरे साइड से भी मौका मिल रहा था और तीसरी साइड से आपका खुद का इंटरेस्ट था यूपीएससी। राइट। उस टाइम बड़े डिस्कशंस हुए होंगे फैमिली में, क्योंकि मैं पूछ इसलिए रहा हूँ आज के टाइम में जो नीट का एग्ज़ाम होता है बहुत सारी जगह में मैंने देखा कि बच्चे का खुद का इंटरेस्ट नहीं होता और उनको माँ बाप बोलते कि आप जो है मेडिकल साइंस की तरफ जाओ और एमबीबीएस करो, एक सेफ ऑप्शन है एज अ करियर ऑप्शन। उस टाइम जब आपके घर में ये डिस्कशन चल रहा था, किस तरह का इंटेंस माहौल, आपका क्या कहना था, आपके फादर का क्या कहना था, और किस तरह फिर फाइनली आप लोगों ने डिसीजन लिया कि आप लोग को एमबीबीएस की तरफ जाना चाहिए? जैसे इनिशियली तो मैंने बोला, पापा कह रहे थे कि यू नीड नॉट टू ज्वाइन मेडिकल कॉलेज, आप जहाँ जा रहे हैं, आप 3 महीने हो चुके थे, आप कंटिन्यू कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। लेकिन एट द सेम टाइम सर, कमिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एक बड़ा सिक्योर ऑप्शन लगता है एमबीबीएस। और सिक्योर ही नहीं सर, इट इज सच ए नोबल प्रोफेशन कि अगर आप डॉक्टर भी रहेंगे तो आप नॉट जस्ट अपनी फैमिली के लिए बट सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छे एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई रिलेटिव्स के साथ भी और फैमिली जो अपने पापा मम्मा के साथ भी। तो इवेंचुअली जो डिसाइड हुआ कि ओके आई विल जॉइन एमबीबीएस, और अल्टीमेटली 5-6 साल बाद जब डिग्री मिलेगी, अगर मेरे को लगता है कि शायद इससे बेटर मैं एज ए सिविल सर्वेंट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, देन आई विल थिंक ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। बट उस टाइम में डिसाइड हुआ कि हाँ, अब इस पर ही फोकस कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये भी एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें रह के ही हम सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं अच्छे से। बट आप ये बोल रहे हो कि आपके पापा तब भी, ये होने के बाद भी ज्यादा जोर इस पे दे रहे थे कि तुम ग्रेजुएशन कर लो। इसका मतलब अच्छा खासा उनको भरोसा था कि अगर दिया जाए तो यूपीएससी निकाल लेंगे आप? सर सर्टेनली मुझसे ज़्यादा भरोसा मेरे पापा को मुझ पे रहा सिंस बिगिनिंग, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे, तो वो मोस्टली जैसे उनकी डीलिंग रही है आईपीएस ऑफिसर्स, इवन आईएएस ऑफिसर्स के साथ, तो उनने देखा कि किस हद तक वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट में रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए उनका स्टार्टिंग से मन था कि मैं ये करूँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कभी फोर्स किया, बट वो बैकअप बोलते, उनकी स्टोरीज नरेट करते रहते थे, तो उससे मेरा भी कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। और जिस हिसाब से मेरी एजुकेशन रही, स्टार्टिंग से मैं जो स्कूल में परफॉर्मेंस रही है, तो उनको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। और इवन सर पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले मेरे पापा टीचर भी रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो एक स्टूडेंट को समझ पाते थे कि हाँ इनमें एक पोटेंशियल है।
तो वो एक स्टोरी हमेशा मुझे सुनाते थे कि जैसे चाणक्य था, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहचाना था कि इसमें पोटेंशियल है, तो उन्होंने उसको ग्रूम करके एक राजा बनाया। तो वैसे ही वो कहते थे कि आई हैव सीन दैट थिंग इन यू, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे कोशिश करें, आप अल्टीमेटली अचीव कर लेंगे। तो फिर आपका क्या, जब 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 वो बोलते थे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त पे एक एक टैलेंट देखा, जी जी जैसे उन्होंने आप में एक टैलेंट देखा, तो कभी ऐसा लगा कि यार ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है पापा की, लगता है सर, मतलब बहुत क्या बार करेंगे? बहुत बार ऐसा लगता था कि क्यों इतना डाल रहे हो आप, कितना क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो, क्योंकि स्पेशली जब आपसे कभी कभी लाइफ में सेटबैक्स आपको मिलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम आपको लगता है कि यार शायद नहीं हो पा रहा, कुछ और कर लेते हैं। बट उस टाइम पापा का ये कहना कहीं ना कहीं एनकरेजिंग भी होता था, बट ऐसा लगता था कि एडिशनल बर्डन भी आ रहा है कि हमें निकालना ही निकालना है ये चीज़। लेकिन जो उनका एस्पेक्ट था कहने का, वो एनकरेज करने के लिए था, मोटिवेट करने के लिए था। और उसने उसने कहीं ना कहीं सर मुझे हेल्प किया कि कभी भी गिव अप ना करने पे, क्योंकि 2 बार मैं इंटरव्यू देके यूपीएससी के रह चुका बहुत क्लोज मार्जिन से, और वहाँ पे ऐसा लगता था, सेल्फ डाउट आने लगता था कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। बट ये जो वर्ड्स थे ना उनके, वो कभी गिव अप करने नहीं दिया उन्होंने। जैसे ये इस पे तो हम आएंगे कि आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, और फिर इंटरव्यू ना होने के बावजूद भी आप वापस बाउंस बैक किए, हर बार आपने एग्ज़ाम दिया और आपने एट लास्ट वो चीज़ आपको अचीव हुई है जो आप चाह रहे थे। बट जैसे आपने पहली बार इंटरव्यू, हमारी कई बार कई जगह पे कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, और हर बार मुझे एक आपका स्ट्रांग माइंडसेट दिखा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि पता नहीं आपको मेरी बातों से कब क्या समझ में आया होगा, बट क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से डील कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो Nice. एक आइडिया लग जाता है कि इस इंसान में स्ट्रेंथ है, ये मतलब ये गिव अप करने वाला इंसान दिखता नहीं है, ये जब तक इसको मिलेगा नहीं, जब तक ये मानेगा भी नहीं। तो इसी वजह से मैंने शायद इंटरव्यू में भी ये बोला था, और जब जब मैं आपसे मिला हूँ, जब जब मैंने बोला कि मुझे पर्सनली, तो अब किस टाइम होगा ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन होगा बिल्कुल, ज़रूर। तो ये जो पहली बार में इंटरव्यू, हमारी बात भी हुई इस बारे में, जब आपने पहली बार में प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक चले गए, मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को बता दो, सपोज अगर आप पहली बार में सिविल सर्वेंट बनते, उसी साल में आपका सिविल सर्विसेज क्वालिफाई होता, और अब जो आपका माइंडसेट है, इसमें क्या डिफरेंस होता? बिल्कुल सर, हमारी डिस्कशन पहले भी इस पे हुई थी। तो मैं यही कहूँगा कि 2020 वाला अक्षय और 2025 वाला अक्षय में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हुई है। पर्टिकुलरली लाइफ में चैलेंजेस को किस तरीके से देखना है, या सेटबैक्स को किस तरीके से देखना है। तो मुझे लगता है अगर उस टाइम में क्वालिफाई करता, आई डोंट नो एग्जैक्टली में कैसा होता है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे प्रोफेशनल एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगता आगे, जो मुझे शायद मुश्किल होता उनसे डील करने में। क्योंकि जो मैंने यूपीएससी कहते हैं ना कि ऐसी जर्नी, अगर इवन इफ आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो जो कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करता है ना, वो आपको लाइफ लॉन्ग काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है इतने साल से जो मैंने कुछ सेटबैक्स फेस किए, और इवन जब मैंने एज ए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया, जो वहाँ पे चैलेंजेस दिखे, मुझे लगता है शायद अगर पहली गो में ही सब कुछ होने लगे ना, तो शायद आपका मेंटली उस चीज़ को फेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं होते, और आपको कुछ कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आती है। आप एक ना फेरी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं कि यार सब कुछ हो रहा है लाइफ में, सब कुछ ईजिली हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। हाँ, तो पहली राउंड में होता वो तो अच्छा ही था, बट इवन देन सर आई विल टेक इट पॉजिटिवली, कि जो पिछले 4 साल में मैंने सीखा है, जो मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ है लाइफ को लेके या फिर जनरल चैलेंजेस को लेके, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सिविल सर्विसेज में, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी हेल्प किया, और आगे आई एम श्योर यूपीएससी के आगे जो सर्विस मिलेगी उसमें भी हेल्प करेगा। मतलब इसके लिए भी जो आप बोल रहे हो, ये ऑफ कोर्स इम्पैक्ट होता ज़रूर, क्योंकि पहली बार में शायद आपको अगर किसी को फेलियर मिलता है उसको, किसी को फेलियर नहीं मिलता, वैसे भी आपको लाइफ में मुझे लगता है कि पीछे वो चाहे एमबीबीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया हो, आप बैक टू बैक वो क्लियर कर रहे थे, और अगर नहीं हुआ होता तो यू वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि ये हम्बल भी करता है इंसान को, इम्पोर्टेंस भी दिखाता है कि भाई और थोड़ी मेहनत करनी पड़े, और थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ा, और दूसरे लोगों का एहसास भी इसमें ज़्यादा बेहतर होता है। बट आपने ये बोला कि आपने पहला अटेम्प्ट आपने यूपीएससी का दिया, आपने किसी भी सूरत में, जब हमारी बात हुई, आपने किसी भी सूरत में स्टेट सर्विसेज का उस टाइम नहीं सोचा था। और जब मैं मिलता हूँ बच्चों से, तो कई बार बड़ा चंक है बच्चों का, वो ये बोलता है कि पहले हम स्टेट सर्विसेज कर लेते हैं, फिर यूपीएससी कर लेते हैं। आपका ऐसा क्यों था कि पहले आपको अटेम्प्ट यूपीएससी ही देना था? इसके अलावा तो बाद में भी नहीं चाह रहे थे आप, ये तो उसकी भी आपको आपसे स्टोरी सुनेंगे हम,
क्यों आपने पहले यूपीएससी दिया, स्टेट का नहीं सोचा था आपने? सर बिल्कुल इसका कहीं ना कहीं रीज़न है मेरा प्रोफेशनल जो बैकग्राउंड था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टेट सिविल सर्विसेज में भी वी गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्व द सोसाइटी, और इसके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने पर्क्स हैं कंपेयर टू यूपीएससी। बट जो मेरा बैकग्राउंड था, क्योंकि मैंने एमबीबीएस करके आया था, तो उस टाइम मुझे लगता था कि आई हैव टू सी कि मैं किस सर्विस में रह के सोसाइटी के लिए या फिर अपने लिए जो पर्सनली मेरे को बेटर लगेगा, और सोसाइटी के लिए भी लार्जर स्केल में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूंगा। तो ऑप्शन दो ही थे हमारे पास, यूपीएससी, इधर सेंट्रल सर्विसेज या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज। तो उसमें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैंने बैठ के प्रोज एंड कॉन्स देखे, तो अल्टीमेटली डिसाइड किया कि ओके, यूपीएससी इज अ सर्विसेज, उसमें जो सर्विसेज हैं वहाँ रह के मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू कंट्रीब्यूट ऑन ए ग्रेटर स्केल, और साथ ही साथ मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी वहाँ पे बेटर रहेगी व्हेन कंपेयर टू स्टेट सिविल सर्विसेज। तो ऐसा था कि अगर मैं स्टेट सिविल सर्विसेज उस टाइम दे देता स्टार्टिंग में, और मैं उसमें चला जाता, तो शायद हो सकता आगे मुझे प्रिपेयर करने का टाइम ना मिलता, तो मैं मिस कर जाता वो अपॉर्चुनिटी यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। ये एक रीज़न था कि मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज नहीं उसमें अपीयर हो रहा था, और यूपीएससी के लिए ही डायरेक्टली प्रिपेयर फिर किया। कितना लगा कि वो कितना ठीक था जो उस टाइम का डिसीजन था आपका? सर आई स्टिल थिंक कि जो भी मैंने उस टाइम डिसाइड किया वो काफ़ी अच्छा था। क्योंकि फिर किया आपने स्टेट सर्विसेज में रह के ही क्वालिफाई यूपीएससी। राइट सर, मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर उस टाइम में स्टेट सिविल सर्विसेज दे देता और शायद 2020 या 21 में मेरा हो जाता, और फिर मेरा यूपीएससी नहीं होता, अगर मुझे 2-3-4 अटेम्प्ट्स और लग जाते, तो मुझे लगता है शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाया। ऐसे ऑल्दो मेरा नहीं हुआ उन अटेम्प्ट्स में, बट एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने फुल टाइम उसके लिए पढ़ा, मैंने अपना बेस्ट दिया। एक कॉन्फिडेंस भी था कि आप इंटरव्यू तक जा चुके हो। एग्जैक्टली। फिर वो अगर मैं पहले यहाँ पे आ जाता, फिर वो ना कर पाता, कि लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है कि यार होल हार्टेडली उसमें प्रिपेयर किया होता शायद हो जाता। तो आप क्या बोलते हो कि जैसे यूपीएससी आज का एस्पिरेंट है, स्टेट सर्विसेज सिविल सर्विसेज दोनों का सेम ही जो है सिलेबस है, सेम ही पैटर्न है, तो 20-21 साल के बच्चों को क्या आप सजेस्ट करते हो? सर इट शुड बी मोर ऑफ पर्सनल थिंग, मुझे लगता है। मेरा शायद ये रिस्क लेने का एक ये भी रीज़न था कि मेरे पास आई हैड समथिंग गुड टू फॉल बैक अपॉन। मेरे पास एक एमबीबीएस की डिग्री थी जो मैंने 6 साल बहुत अच्छे से पढ़ा था। इवन माई ऑप्शनल वाज मेडिकल साइंस, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। तो इन केस मेरा ना होता तो मैं पीजी का एग्जाम देता और मैं एक डॉक्टर बन जाता। तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, आपको अगर नहीं भी हुआ, यू हैव समथिंग गुड टू फॉल बैक अपॉन। बट हो सकता है अगर मैं नॉर्मल लाइक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होता या बीएससी से होता, तो शायद मैं स्टेट सिविल सर्विसेज भी जाता के लिए भी जाता स्टार्टिंग से ही। तो यंग सिविल सर्विस सर्वेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि ऑल्दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप सोचते हैं उसकी तरफ ही देखें, जो आपका गोल है लाइफ का, आप उस पर फोकस करें। बट एट द सेम टाइम लार्जली लोग बोलते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, बट मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है सर। मुझे लगता है कि इवन इफ एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाते हैं तो आपको किसी चैलेंज मिलता है, तो आप यू शुड ऑलवेज हैव प्लान ए बी सी। इफ इट डजंट वर्क, यू शुड हैव समथिंग एल्स टू डू एज वेल। तो मुझे लगता है कि उनको, क्योंकि पैटर्न सेम है, बस आपको ये देखना कि आप इस साल के लिए कौन से साइकिल में जाना चाहोगे, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है। तो वो आपको पर्सनली फिगर आउट करना है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, तो यू शुड गो फॉर बोथ। सर्विस वाइज क्या बोलोगे आप कि ह्यूज डिफरेंस है जो आपको यूपीएससी में मिलता है या स्टेट सर्विसेज में मिलता है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि डिफरेंस तो है। एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हो तो आपने खुद ही देखा होगा कि किसी सूरत में आपको मेहनत में कोई कमी दोनों सूरतों में नहीं है। बिल्कुल। बट पैन इंडिया एक में, मतलब कुछ बच्चे तो ये भी चाहते हैं कि उनको स्टेट में ही प्रेफर करते हैं रहना, इस वजह से वो सिर्फ स्टेट देते हैं। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं, यूपीएससी जाना है, नेशनल लेवल पे ही सर्व करना है। तो इसमें थोड़ा सा आप अपना बताओ, क्योंकि ऐसा कुछ आपने भी सोचा है? सर सबसे पहले तो जो आपने सही बोला कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो मैंने जेकेपीएससी के मेंस लिखा, प्री दिया, और जो यूपीएससी का भी दिया, तो अब ऑलमोस्ट सेम लेवल का हो चुका है। बिल्कुल, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन बोथ पेपर्स, दे आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम लेवल। एक ही डिफरेंस है कंपटीशन का। यहाँ पे यू आर कम्पीटिंग विद 30,000 पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ पे 5-6 लाख ऑफ ऑल ओवर इंडिया। ये डिफरेंस है, बाकी पेपर सेम है। और दूसरा पॉइंट ये भी है सर, मेरे भी कुछ नोन लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी नहीं दिया, क्योंकि उनका गोल भी था कि हमें फैमिली के साथ रहना है। स्टेट में ट्रांसफर होकर कहाँ जाओगे आप? तब भी आप 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे ही रहोगे घर से। तो तभी मोर ऑफ इट्स लाइक पर्सनल डिसीजन, आपको जो भी डिसाइड करना, आप क्या चाहते हैं, आपके लाइफ का गोल क्या है, तो सारे एस्पेक्ट्स को देख के ही डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट यू वांट। क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज भी ठीक है, यूपीएससी नो डाउट एनी डे इज बेटर, बट बाकी एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपने बोला कि रहने का, सब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप स्टे करोगे उसका। तो इट शुड बी मोर ऑफ ए पर्सनल चॉइस।
कि आपके लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं लाइफ से, तो उसके बेसिस पे द स्टूडेंट्स शुड डिसाइड कि उन्हें स्टेट में ही रहना है या यूपीएससी भी परस्यू करना है। तो इसमें बेसिकली अक्षय, जैसे हमने ये बात की है कि बच्चे बहुत डिफरेंट रीजंस की वजह से स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी जो है चूज करते हैं, और मैंने देखा है कि बच्चों को इसमें स्ट्रगल करते हुए। बिल्कुल। तो आपने ये बोला कि मतलब कुछ बच्चे कंपटीशन की वजह से भी रहते हैं, कुछ बच्चे स्टेट में रहने की वजह से। तो इसमें आपने सोचा है, थॉट दिया था कि मुझे वेदर आई शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज, बाहर भी सर्व करने को मिलेगा, या फिर मुझे स्टेट में ही रहना है, ऐसा कन्फाइंड किया था अपने आप को? बिल्कुल सर, ये सब तो सोचना पड़ता है, क्योंकि इनिशियली जो, जैसे मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया कि जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तब मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं होम सिक हूँ, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने कुछ ऑप्शंस अपने उस टाइम डिस्कार्ड कर दिए थे। तो अभी सर यूपीएससी जब मैंने स्टार्ट किया एमबीबीएस के बाद पढ़ना, तो एक माइंडसेट पहले वैसे बनाना पड़ा कि हाँ, ये जो सर्विस है ये ऑल इंडिया सर्विस है, आप इंडिया के आपको किसी भी कॉर्नर में जाओ, आपको वहाँ पे रह के सर्व करना होगा। तो इस पे डिस्कशन हुई मेरी फैमिली के साथ, और ज़्यादातर मेरी मम्मा का ऐसा रहता है कि वो तो स्टिल अभी बोलते हैं कि नहीं, तुम JNK में ही आओगे और यहीं रहोगे। बट यहाँ पे हाँ, उनका भी वो अपना प्यार है, अफेक्शन है, बट पापा ने कहीं ना कहीं इंकरेज किया और हमेशा बोलते हैं कि जब यूपीएससी क्वालिफाई किया, आप देश के किसी भी कोने में जाओ, या इवन आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है फॉर योर इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, तो आप प्रिपेयर्ड रहो उसको सर्व करने के लिए। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, हमने डिस्कस किया और वैसा माइंडसेट बना लिया कि आप कंट्री में कहीं भी रहो, किसी भी कॉर्नर में, तो हम सर्व करने के लिए रेडी है। अमेजिंग। मतलब मुझे लगता है कि जो जो मेरी भी डिस्कशंस कभी स्टूडेंट्स को लेके होती है, तो आपको स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी को एज अ कंपटीशन यहाँ रहना है, बहुत कन्फाइंड हो जाता है। नहीं तो ये कि मुझे पूरी कंट्री सर्व करने को मिले, जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ मैं कंट्री के लिए सर्व करूँ। आइडियली तो ये तरीका होना चाहिए, बट अगेन बहुत सारी गर्ल्स का अपना लिमिटेशन होता है, बहुत सारे लोगों का लिमिटेशन होता है कि उनको घर में ही रहना होता है फॉर डिफरेंट रीजंस। तो वो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट अदरवाइज ये लिमिटेशन बननी नहीं चाहिए। तो जैसे प्रिपरेशन में आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, आपने स्टेट सर्विसेज के एज सच कोई पर्टिकुलर पढ़ाई की नहीं है। फिर आपने स्टेट सर्विसेज भी लिखा, क्योंकि उसकी भी अलग स्टोरी है कि आपने नहीं पता था आपको, फिर लिखना पड़ा, और आपने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं लिखा, और फिर रैंक 3rd आया आपको। तो कोई पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं आपको लगा कि होनी चाहिए स्टेट सर्विसेज के लिए? सर, जैसे जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया अपना स्टेट सिविल सर्विसेज का 2022 में वो था, तो 23 में उसका फाइनल रिजल्ट आया था। तो बिल्कुल सर, मैंने अलग से कोई पढ़ाई नहीं की उसके लिए, क्योंकि पता था पैटर्न सेम है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम रहेगा दोनों में, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब सेम है। तो मेरे को अपना यूपीएससी की परफॉर्मेंस प्रिपरेशन का ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था, बट उसके ना प्रिपेयर ना करने का भी एक रीज़न था सर, क्योंकि मेरा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ था कि आई हैव टू अपीयर इन स्टेट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, जिस वजह से शायद अगर मेरे को टाइम मिलता तो हो सकता है मैं थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करता स्टेट एग्जाम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड के बेसिस पे आपको आपकी स्ट्रेटजी प्लान करनी है। तो मेरा ये रीज़न था कि उस टाइम में यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई हो गया था मेरा, मेरा 2022 वाला अटेम्प्ट था। सो आई वाज वेटिंग फॉर माय इंटरव्यू शेड्यूल। तो जेकेपीएससी का प्री दिया था, प्री भी सर मतलब अंडर पीयर प्रेशर का हो गया कि सबने बोला कि यार फॉर्म फिल कर लो, वैसे करके दे दिया, प्री हो गया था। तो मेंस का मैं श्योर था कि मैं मेंस नहीं दूंगा, मैं अभी यूपीएससी का इंटरव्यू की डेट आनी है तो उसके बेसिस पे उसी पे फोकस करूंगा। लेकिन उस साल क्या हुआ, यूपीएससी ने इंटरव्यू का शेड्यूल 3 बैचेस में निकाला, पहले 1000 कैंडिडेट्स का निकाला, फिर 1000 का, फिर 1000 का। तो फर्स्ट बैच में मेरा नहीं आया, स्टिल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू ओनली। तो सेकंड बैच में मेरा आया, वो फर्स्ट वीक में लिस्ट आई, और मेरा इंटरव्यू था 28 अप्रैल को, और जो जेकेपीएससी का मेंस था वो 20th या 23rd फेब से स्टार्ट था। तो मुझे लगा कि अभी बहुत टाइम है, तो उस टाइम मैंने फ्रेंड से डेट शीट ली, तो तब डिसाइड किया कि हाँ, अब जो 6-7 दिन बचे हैं उसमें प्रिपेयर करते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज का। तो तब तो वही जो अपने नोट्स थे वही रिवाइज के जितना कर सकते थे एक हफ्ते वाले टाइम में, तो कोई अलग से वैसे प्रिपरेशन नहीं रही है। बट रैंक 3rd आना, ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्पेसिफिक और स्ट्रेटेजिक पढ़ाई हो गई थी। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो तो आपको बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो ही जाती है, और इतना आप तैयार थे ही। बट जब आप जैसे अब बहुत सारे किस्से हम सुनते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू के बड़े डरावने किस्से सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, बच्चों ने भी सुने हैं। तो जो आपने तीसरा इंटरव्यू फेस किया यूपीएससी में, आपने वो एक्चुअली इतना डरावना माहौल होता है या ऐसे ही हमें सुनने को मिलता है?
नहीं सर, डरावना तो नहीं होता है ये। मोस्टली जो मुझे लगता है कि आजकल ट्रेंड चल रील्स रहा वगैरह है, मॉक इंटरव्यूज़ का जो ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दिए, मेरे जो 3 इंटरव्यू रहे उससे पहले। तो बहुत रेयर होता है कि जो एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मॉक की तरह जाता है। वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। वो आपको बहुत पहले काम फ़ील करवाते हैं कि आप आराम से जो भी आपकी ओपिनियन है आप दो, मतलब डराते नहीं है वो। डराना उनका इच्छा ही नहीं होती, उनका मेन गोल होता है कि स्टूडेंट कैंडिडेट जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, कि उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या ओपिनियन है, वो चेक करना है, क्योंकि नॉलेज बेस मोस्टली हमारा चेक हो चुका होता है। तो वो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन सर ये भी वेरी करता है, कभी कभी कुछ बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो थोड़े मे बी डरावने नहीं होते बट थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर शो करते हैं, जो कभी स्माइल नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। वहाँ पे थोड़ा डर लग सकता है, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि एक 30 आवर्स में वो आपको जज करेंगे, 275 मार्क्स, सो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो। तो उस हिसाब से डर लग सकता है, बट ऐसे कोई नहीं रहता। मोस्टली वो कंफर्टेबल फील कराते हैं और आपको बोलने का मौका देते हैं। बड़ी बार वो मोटिवेट करते हैं, खुद से कुछ बोलेंगे कि अब आप इसके बाद बोलो आगे। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके इंटरव्यूज को लेकर, ऑफ कोर्स इंटरव्यू के लेकर थोड़ा सा और बात करेंगे हम, बट जो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है आपके इंटरव्यूज को लेकर वो है कि 179 मार्क्स, राइट, 179 मार्क्स एंड 100 तीनों साल में। ये महज एक कोइंसिडेंस है या क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? 179 मार्क्स तीनों साल के आपके रहे हैं। बिल्कुल सर, दिस हैज़ बीन रियली शॉकिंग फॉर मी एज वेल। अब इस साल की बात करूं तो इस साल मेरा इंटरव्यू पहले 2 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा गया था। सो मेंस का भी उतना नहीं था इस बार टाइम पढ़ने का। तो जब मैंने लिस्ट में नाम देखा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद इस बार इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा, दैट्स वाई मेरा नाम लिस्ट में आया। बट अगेन टू माय सरप्राइज इट वाज 179 अगेन, तीनों बार से सेम स्कोर। तो ये कोइंसिडेंस ही कहूँगा मैं, और तो कोई रीज़न हो नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस टाइप के आंसर मैंने दिए हैं वो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग तीनों इंटरव्यू में काफ़ी डिफरेंट रहे हैं। तो कभी ब्लंडर भी किए हैं, कभी नहीं भी, तो ओवरऑल डिफरेंट रहा है। तो फिर भी तीनों में सेम मार्क्स आना ये कोइंसिडेंस ही है। एग्जैक्टली। मतलब एक ख्याल तो मेरे मन में ये भी आता है कि कहीं उनको पिछले मार्क्स ने पता चले अच्छा उनके 770 नहीं, चलो दोबारा दे देते इतने नंबर। आई रियली डोंट थिंक सो, मुझे लगता है ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं होता होता है, तो होगा। ऐसी मजाक में बोल रहा हाँ हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपका जो यूपीएससी में इंटरव्यू जो पहला साल, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, पैनल डिफरेंट थे तीनों साल के, तो क्या मतलब अच्छा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये 3 बोर्ड्स को फेस करना। और इसके बारे में क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत घबराए हुए होते हैं, लास्ट स्टेज तक होगा फिर क्या होगा, 3 बोर्ड्स को आपने फेस किया है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो आप शेयर करो। बिल्कुल सर, और मेरे जो 3 इंटरव्यू रहे हैं तीनों बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे रहे। जो पहला इंटरव्यू था 2020 वाला अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फ्रेशर था, जे से था। और उस टाइम सर ऐसा था कि बोर्ड भी हमारा जे के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, बीबी व्यास सर थे। अच्छा, बीबी व्यास उनका बोर्ड रहा था। और वो तो ऐसे था कि पहले जो बोलते थे लोग कि सर का बोर्ड सबसे स्ट्रिक्ट रहता है, सर बहुत कॉर्डियल थे, ऑलवेज स्माइलिंग। और शायद तब मैं फ्रेशर था इसलिए उन्होंने मुझे उतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। उस टाइम तो जे में 370 रिमूव हुआ था, देन कोविड चल रहा था, बट अगेन नो क्वेश्चन ऑन कोविड। आई वाज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, स्टिल नहीं पूछा गया। 370 रिमूव हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो बट ओवरऑल बेसिक था कि वो जानना चाहते थे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो बेसिक इंटरव्यू रहा, ठीक रहा, कुछ नहीं भी आया कुछ आया भी, बट जनरल डिस्कशन थी। जो मेरा दूसरा इंटरव्यू रहा 22 वाली अटेम्प्ट में, उसमें बहुत ग्रिल किया गया मुझे। उसमें ग्रिल किया गया पर्टिकुलरली इस चीज़ पे कि वाई सिविल सर्विसेज आफ्टर MBBS। वो चेयरपर्सन मैम ने पूछा था। उसके बाद हर बोर्ड मेंबर ने, 4 के 4 बोर्ड मेंबर ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है उस क्वेश्चन पे, वाई सिविल सर्विसेज आफ्टर MBBS। सो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद उस टाइम मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन ग्रेड हो गई, जब वो सेम क्वेश्चन बार बार हर मेंबर ग्रिल कर रहा है। तो वो रीज़न था कि शायद उस टाइम मैं और बेटर कर सकता था। जो और उस टाइम थोड़ा सा एक बड़ा ब्लंडर या पता नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ऑनेस्ट आंसर भी दे दिए थे कुछ क्वेश्चन में। उसके बाद जो रिसेंट वाला हुआ तो इसमें मोस्टली मेनली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे, और ज़्यादातर क्वेश्चन जे के ऊपर और जो हेल्थ सिनेरियो कंट्री का था ये था। और मोस्टली वो मेरी ओपिनियन ही देख रहे थे, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई, कोई वैसे उन्होंने एक्सप्रेशन भी शो नहीं किया कि दे आर डिससेटिस्फाइड और दे आर वेरी हैप्पी, बट ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड लाइक दे वर बम्बार्डिंग विद मेनी क्वेश्चंस। बट ठीक था, आई वाज एबल टू आई थिंक जस्टिफाई माय पॉइंट्स
राइटली। सो तो किस तरह के क्वेश्चन जम्मू कश्मीर पे, मतलब 2-3 क्वेश्चंस आप बता दो। जैसे इस साल सर पूछा था कि एक जो बेसिक होता है कि 370 एब्रोगेशन हुआ, सो व्हाट चेंजेस यू हैव फेल्ट ओवर दिस 5 इयर्स टाइम। अच्छा, ओके। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। दूसरा उन्होंने पूछा था कि जो रिसेंटली जम्मू प्रोविंस में भी टेररिस्ट इंसिडेंसेस बढ़ रहे थे, जो कि पहले कन्फाइंड थे मोस्टली कश्मीर प्रोविंस में। तो किश्तवाड़ में कुछ अटैक हुए थे, राजौरी पुंछ में उस टाइम अटैक हुआ था, तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपकी। इवन विलेज डिफेंस गार्ड्स वापस से उन्होंने वो बनाए गए थे, तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है। देन इस बार मुझे जे.एंड.के टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, टूरिस्ट साइट्स। देन उसके बाद हाउ विल यू प्रमोट जे.एंड.के एज ए डेस्टिनेशन फॉर फिल्म शूटिंग, तो इसके ऊपर क्वेश्चन था। देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, फेमस डिशेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर पे मुझे पूछे गए थे। और आपका थर्ड टाइम, आपके इन तीनों में से कौन सा टाइम लगा कि ये मेरा बेस्ट था? दिस ईयर सर डेफिनेटली, दिस ये वाला साल लास्ट ईयर वाला जो इस साल जिसमें मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, मुझे लगा ये मेरा बेस्ट इंटरव्यू रहा है। तो प्रिपरेशन का टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि एक ये भी ज़रूरी चीज़ पूछनी है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में एज वीडियो सर्व करने को मिला है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा होम डिस्ट्रिक्ट में आपको एज वीडियो? मैं सर जैसे अभी करंटली सर्व कर रहा हूँ एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खलेनी डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और मैं जनवरी से वहाँ पे हूँ। तो वाल तो बहुत कम टाइम था, 6-7 महीने ही अभी हुए हैं मुझे वहाँ पे। बट अगेन इसमें एक दो एस्पेक्ट से मैं देखता हूँ। एक तो ये कि आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में हो, आप वहाँ के कल्चर से ऑलरेडी अवेयर हो, लैंग्वेज से आपको पता है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको कहीं ना कहीं स्मूथली वर्क काम करने में हेल्प करती है। बट अगेन सर एक चैलेंज भी है कि आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे तो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, तो उस एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना वो भी एक चैलेंज रहता है। तो वो दोनों को बैलेंस करना बहुत ट्रिकी है। कैसे आपने बैलेंस किया? नहीं सर ठीक था, मेरे को जितना लिमिटेड टाइम मिला, मुझे लगता है कि 100% नहीं कहूँगा, बट काफ़ी हद तक मैंने जस्टिस किया अपने काम से, जो मैं कर सकता था। जो इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे मान लो आप होम डिस्ट्रिक्ट में हो, और जाहिर है कि उस जगह पे जहाँ पर एज वीडियो हो आप, काफ़ी सारे नोन भी लोग आए होंगे, और कई बार ना बहुत ही अनरीजनेबल से एक्सपेक्टेशन उनकी रहती होगी ऑफिसर से कि जनाब ये कर दो, मतलब वो पॉसिबल नहीं है कागजी तौर पर, और उल्टा सीधा काम है, फिर भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप कर दो। और जब आप डिनाई करते हो तो अगले का इमोशन हर्ट हो जाता है, और थोड़े से हर्ट हो जाते हैं कि अपना ही इंसान हमारी नहीं सुनता, ये नहीं देखता है कि वो चीज़ गलत है, वैसे नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए? नहीं सर, ऐसा होता है कि लोगों की कई बार होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है। बट सर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो मैं लास्ट 1.5 साल से सर्विस में हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर लोगों को सुनना। जब वो आपके पास कोई ग्रीवेंस लेके आते हैं, कोई इशू लेके आते हैं, अगर आप 5-10 मिनट उनको दोगे ना, उनके इशू को सुनोगे ना, बेशक आप उस टाइम उसको सॉल्व ना कर पाओ, बट उनको एश्योरेंस दो कि जब भी आपके पास टाइम मिलेगा, जब भी आप ये कर सकते हो, आप डेफिनेटली वो करोगे, प्रोवाइडेड आप वो कर सकते हो। नहीं भी करते हो तो पोलाइटली आप बोलो कि हम ये नहीं कर सकते, बट हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, हम इसमें ये कर लेंगे आने वाले टाइम में। तो वो लोग समझ आते हैं, अगर आप उनको अच्छे से सुन रहे हो, टाइम दे रहे हो और उनको समझा रहे हो। तो मेरी जर्नी लार्जली स्मूथ ही रही है, ऐसा कुछ नहीं रहा कि कभी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक किसी ने बोला हो करने के लिए। लोग नहीं बोलते हैं, उनकी बहुत जेन्युइन बेसिक डिमांड्स होती हैं, जो हमारे रूरल एरिया के लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर सकते हैं अंडर वेरियस स्कीम्स। बट ये होता है कि उस टाइम ना कर पाए, बट अगेन उनको हमने समझाया पूरा अच्छे से कि हाँ ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम इस टाइम पे कर जाएंगे, तो वो लोग समझ जाते हैं। मैं मतलब इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं बेसिकली खुद डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ जी जी। और रिसेंटली फॉर्चुनेटली डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट सर एज डीसी आए हैं बडगाम में। तो हमारे साइड में ना लसजन और जो हमारा समरबोग, ये एरिया जितने भी गाँव हैं, इस साइड में कभी डीसी मेरे याद में तो नहीं है कभी डीसी ने विजिट किया हो। तो इस बार हमने क्या किया कि छोटी सी डेलीगेशन बनाई, और हमने सुना कि वो अच्छे इंसान है, सुनते हैं लोगों को। ये सुना ही सुना था कि हम चलते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में हम उनको बोलते हैं, और उनको अपने गांव इनवाइट करते हैं। तो हम गए, हमने एप्लीकेशन लिखी, हमने जनाब को बोला कि आप हमारे गांव आओ, और छोटा सा गांव है, और मतलब हमें सुनो, आप हमारी बड़ी सारी परेशानियां हैं। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बड़ा रिस्पेक्टफुली उन्होंने सारे लोगों का मान सम्मान करके उन्होंने डेट दी, और वो आ भी गए। मतलब उन्होंने जो हमने उनको बोला ना, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, पूरा डिपार्टमेंट बुलाया, उनको
उसी टाइम ऑन स्पॉट उनको पूछते गए कि भाई इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। हालांकि उस दिन से अभी तक बहुत ज़्यादा शायद कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होंगे, अश्योरेंस दी उन्होंने। बिल्कुल बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस दरबार वॉज कि उन्होंने सबको सुना। एग्जैक्टली। और उसके बाद का फीडबैक ये है कि पूरे जितने भी वो सारे गांव हैं हमारे आसपास के, मतलब एक अलग टाइप की मोहब्बत उस इंसान के लिए जागी है लोगों के लिए कि ये पहली बार आए हैं कि जिन्होंने हमें सुना है। ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल बाद Right. में, लेकिन एक सुनने वाला हमें मिला। तो जो आप बोल रहे हो ना कि हमें लगा कि आधी परेशानी हमारी खत्म होगी Exactly, उनके exactly. सुनने से। तो ये पब्लिक सर्विसेज का मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा एक वो रहता है कि आप सुने लोगों को। हाँ सर, और बिल्कुल सर। जो पहले का ट्रेंड था कि लोगों को एक्सेस नहीं होती थी ऑफिसर्स को लेके, कि वो लाइक महीने लग जाते थे, वेट करना पड़ता था, कभी देखा नहीं होता था। लेकिन सर रिसेंट ईयर्स में काफ़ी चेंज हो चुका है। आजकल जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं सारे दे हैव टू गो टू ग्राउंड। उन्हें ग्राउंड में जाना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, उनका फीडबैक लेना है, उनकी ग्रीवियंस रिड्रेस करनी है। तो सिविल सर्विसेज ओवर टाइम चेंज हो रही हैं, और ये काफ़ी आजकल जैसे स्टिल कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑफिसर्स नहीं पहुँच पाते। बट इवन सर जो डोडा में जहाँ मैं सर्व कर रहा हूँ, और हमारे डिप्टी कमिश्नर सर भी है वहाँ पे, हरविंदर सर, इवन वो भी खुद पर्सनली विजिट करते हैं। लोग उनके पास आते हैं, किसी भी टाइम आए, उनके कॉल उठाएंगे, उनसे मिलेंगे। तो पब्लिक सर्विस का मतलब ही अल्टीमेटली यही है कि हमें पब्लिक से इंटरेक्ट करना है, जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सुनना है, और जितना हो सके हमें उनको रिड्रेस करना है। तो ये एक मतलब अब जो यूथ आ रही है, अब जो ऑफिसर्स आ रहे हैं और पब्लिक से कनेक्ट हो रहे हैं, पब्लिक उनको बता पा रही है। पहले के टाइम में जितने भी हमारे आसपास के लोग थे वो ये बोल रहे थे कि हम जब भी डीसी साहब के पास जाते थे उनसे मुलाकात भी नहीं होती थी, उनसे नीचे डाउन द लाइन जो स्टाफ था उनसे मिलने ही नहीं देता था। बिल्कुल। और ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि डीसी साहब भी आए, उन्होंने सुना भी, हमें अश्योरेंस भी दिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स का हल हम देंगे आपको। बिल्कुल। तो सारे लोग दुआएं दे रहे हैं उनको, और उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम्स वहाँ सॉल्व हो। तो कमिंग बैक टू योर प्रिपरेशन टाइम, तो अक्षय, जैसे आपने बोला कि आपने 3 इंटरव्यूज, जो हम बात कर रहे हैं 3 इंटरव्यूज दिया आपने, और 2 बार आपको, हालांकि स्टेट सर्विसेज आपने क्वालिफाई किया, जी। बट प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू अपेयर होना, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होना यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में। तो किस तरह आपने उस टाइम उस फेज़ को, वो भी तब जब आपका पहला अटेम्प्ट और आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, हाई एनर्जी, एवरीथिंग वाज देयर, और नहीं क्वालिफाई होना, वो कितना, कैसा मोमेंट रहा होगा, और कैसे आपको फिर बैलेंस अपने आप को किया? जी सर स्पेशली जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक पहुँचे, और तब तक लाइफ में कोई सेटबैक फेस नहीं किया था, तब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ हो जाएगा। रैंक नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये था कि लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आ जाएगा। वो ना होना, उसके बाद अगली बार जब फिर से दिया विद और ज़्यादा टाइम लेके पढ़ के, फिर नहीं हुआ। वो दोनों बार सर बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि अब शायद मेरे लिए नहीं है, या सेटबैक आता था, 1-2 दिन ऐसा रहता था इमोशन। बट उस टाइम से 2 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया दोबारा से उठने में, दोबारा से ट्राई करने में। सर एक तो ये था कि मेरे फादर का रोल, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, मम्मा इज़ लाइक, मम्मा बहुत बुट्टी कहते मत पढ़, इतना मत पढ़, जो है ठीक है सब कुछ। मम्मा ऐसे ही रही हमेशा स्टार्टिंग में कि व्हाई आर यू टेकिंग सो मच स्ट्रेस, पढ़ाई का बहुत है, जितना मिला है लाइफ में बहुत है। बट पापा वाज लाइक, पापा हमेशा 2 चीज़ें बोलते करके थे। दिखाओ। एक तो वो एक बड़ा फेमस कोट है जो हमेशा बोलते थे, वो था, गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो वो हम काफ़ी इंकरेजिंग रहा कि अगर आप कहीं लड़ाई में जा रहे हो, आप गिरोगे ही, अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो हार कैसे जाओगे। करेक्ट। और एक और स्टोरी वो सुनाते थे, कोई एक फेमस किंग थे, जब वो बार बार कुछ बैटल्स हारे तो ही वॉज रिजाइडिंग इन सम केव। तो वहाँ पे ना वो एक चींटी को देखते हैं, वो एक राइस के ग्रेन का दाना लेके ऊपर चढ़ रही होती है, और बार बार गिर रही होती है, फिर भी कोशिश कर रही होती है। अल्टीमेटली बहुत अटेम्प्ट्स के बाद वो सक्सीड करती है। तो वो कहीं ना कहीं परसिवरेंस की इंपॉर्टेंस शो करता है कि जब होना होगा हो जाएगा, आपको जस्ट हर सेटबैक के बाद वापस उठना है। तो पापा ने हमेशा इंकरेज किया। एक वो था, और दूसरा और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, पर्टिकुलरली सर जब मेरा 2022 वाला अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैं बैठा, मैंने सोचा, डायरी पकड़ के लिखा कि कहाँ कमी रह गई। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रोच फॉलो की थी, सेम अप्रोच मैंने इस अटेम्प्ट में फॉलो की। ऑल्दो मैंने ज़्यादा पढ़ा, कंटेंट ज़्यादा था, बट मेरा जो अप्रोच थी आंसर लिखने की, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, वो बिल्कुल सेम थी। और अगर मैं सेम अप्रोच के साथ जा रहा हूँ तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट डिफरेंट
रिजल्ट्स। तो वो मुझे लगा कि हाँ, कि मैं कहीं पे लैग करता हूँ, तो मैंने अपनी शॉर्टकमिंग्स नोट की थी। तो हर अटेम्प्ट के बाद ऐसा लगता था कि हाँ, ये मेरे में कमी है, तो अगर मैं ये इम्प्रूव कर लूँगा तो मैं अल्टीमेटली अगले अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर जाऊँगा। तो ये 2 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे हमेशा हर सेटबैक के बाद वापस उठने में हेल्प किया। तो इसमें फैमिली का रोल, आपका अपना सेल्फ अवेयरनेस कि आप कितना पोटेंशियल है आपका, कहाँ वेदर आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स का रोल भी रहता है। तो ये सब हेल्प किया मुझे वापस से शुरू करने में, वापस से उठने में। तो मतलब आपके जो पापा फादर है वो एक तरीके से आपको बचपन से फाइटर बनाने का उनका रहा है रोल कि भाई फेलियर तो हमेशा बिल्कुल, लाइफ में हमेशा आता रहता है और बड़ा इंसान वही बनता है जो उठ के दोबारा खड़ा हो। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है कोई मूवी थी सलमान खान की हाँ, सुल्तान। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो सुल्तान मूवी में बेसिकली वो जो है वो बोलता है कि जो है जब आप गिरते हो उसके बाद उठते हो दम तो उसमें दिखता है, तो एग्ज़ैक्टली, समथिंग लाइक दैट। एग्ज़ैक्टली। तो बेसिकली ये जो एक माइंडसेट है जो आपने दिखाया है वो मेरे तो बहुत करीब से मैंने आपको देखा काफ़ी टाइम से, किस हिसाब से आपने तैयारी की, क्या क्या चीज़ें चैलेंजेस फेस किए और इवेंचुअली आप उस जगह पे पहुंचे जिस जगह आप पहुंचना चाहते थे। इसमें वन दैट इमोशनल मैनेजमेंट जो आपने बखूबी जो है निभाया है, उसको अच्छे तरीके से आपने हैंडल किया है। सेकंड, कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कि इस बीच में मुझे मालूम है कि आपके चैलेंजेस क्या क्या रहे बिल्कुल, हैं एज बीडीओ, और देन साथ के साथ आपको मेंस एग्ज़ाम देना, वो कोई आसान काम था नहीं उस टाइम और बहुत चैलेंजिंग रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन और कम टाइम होना बट इन टर्म्स ऑफ फैमिली ऑल्सो। कुछ ऑब्लिगेशंस थी, कुछ ऐसे बिल्कुल। सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में हुए हैं जिसकी वजह से और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जो है आपका जो जर्नी बना। तो क्योंकि वो भी बैलेंस किया आपने और इतना मेंटल टफनेस आपको पहले से पता था कि दैट यू विल बी एबल टू मैनेज दीज थिंग्स, या वक्त के साथ साथ जो है मैनेज होता गया? नहीं सर, पहले से मैं देखूँ तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, क्योंकि जॉब जॉइन जेकेपीएससी क्वालीफाई करने के बाद एज़ ए बीडीओ मैंने जॉइन किया। उससे पहले तो मैं सिर्फ़ फुल टाइम स्टडी कर रहा था। तो उस टाइम भी नहीं हुआ मेरा, लेकिन जब मुझे क्वालीफाई करने के बाद ना सिर्फ़ वर्क का प्रेशर या फिर अपने अपने काम को जस्टिस देना है, उसका प्रेशर, उसके साथ-साथ 2024 बहुत चैलेंजिंग रहा है सर। बहुत ज़्यादा फैमिली में भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे, स्पेशली मेंस से पहले, और बिल्कुल। इवन इंटरव्यू से पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए दैट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एंड फॉर माय एंटायर फैमिली। तो अभी अगर मैं पीछे देखूँ ना सर, तो मतलब ऐसे मैं लाइफ में कभी अपने ऊपर प्राउड नहीं फील करता हूँ, मतलब कभी नहीं। आई थिंक आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया है। बट लास्ट एक ईयर में अगर जो 2024 के अगर मैं 5, 6, 7 महीने पीछे जाऊँ, तो उस सिचुएशन में अगर मेरे को सोचना पड़ा कि क्या मैं इस सिचुएशन में रह के एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, तो मैं सर्टेनली कहूँगा कि कभी नहीं, निकल ही नहीं सकता। तो ये कहीं न कहीं डेस्टिनी का रोल भी रहा है इसमें कि हाँ, ये होना था तो ये होके ही रहेगा। तो वो सब चैलेंजेस फेस किए मैंने, जो मेंस के पहले भी था। अपने काम को जस्टिस देने का, और जो फैमिली में बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू रहा था उससे पहले, उसको भी डील किया, उससे भी बाहर निकले। तो उसके बावजूद होना तो सर ये कहीं ऊपर न कहीं वाले ऊपर के, वाले हाँ। की देन है, बिल्कुल। लेकिन जो स्ट्रेंथ आपने दिखाई है मतलब काबिले तारीफ है, यकीन माने आपके, मैं जब बोल रहा हूँ तो आई हैव ऑलरेडी विटनेस्ड इट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे एस्पिरेंट्स जो हमें देख रहे हो, जो आपकी इस जर्नी का सुन रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं बोल रहे हो, बट ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो आपके मेंटल टफनेस को मैंने विटनेस किया है। तो आई एम श्योर जब बच्चों को कभी भी इस चीज़ का किसी सूरत में पता चलेगा तो उनको पता चलेगा कि किस सूरत में मेंटल टफनेस चाहिए होती है इस सर एग्जामिनेशन में। इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है जो मुझे लगता है कि नो डाउट ये 4 साल ऐसे रहे, हम बोलते हैं कि बहुत स्ट्रगल है इस प्रिपरेशन में। बट अगर मैं थोड़ा देखूँ पीछे, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रगल ही नहीं है। असली स्ट्रगल तो वो है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने की है, जो हमारे पेरेंट्स ने की है। बिल्कुल। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो फार्मर्स थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उस टाइम उनको स्ट्रगल था कि वो 3 टाइम का खाना दे पाएँ अपने बच्चों को। मेरे फादर जो कि पुलिस में रहे, और इनिशियली उनकी जो पोस्टिंग रही है वो बिल्कुल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, तब एक स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ होती थी। तो बहुत ज़्यादा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में उन्होंने काम किया है। तब उनका जो स्ट्रगल थी ना सर, उसके सामने मुझे लगता है जो हम 4 साल में एसी के कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, खाना हमको टाइम पे मिल रहा है, घर के ऊपर छत है, छत है। तो ये कोई स्ट्रगल ही नहीं
नहीं है सर, ये तो हमें सब फैसिलिटीज़ लेके हम पढ़ रहे हैं। तो असली रियल स्ट्रगल वाज दैट। तो स्टिल मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ इतना बड़ा अचीव नहीं किया या उतना ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन फेस नहीं की है जितनी उन्होंने अपने टाइम पे फेस की है हमें इस लेवल तक पहुँचाने में। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप मॉडेस्ट हो इस वजह से ऐसा बोल रहे हो, लेकिन जैसे मैंने बोला MBBS क्वालिफाई करना नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई करना नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, एंड UPSC फाइनली 3 ऐसे एग्जाम्स आपने, ड्रीम कम ट्रू है सब ये, और आपने ये सब कुछ अचीव किया है, और इतने हम्बल तरीके से आपने किया है कि किसी भी सूरत में जब आज भी मैं किसी नोन इंसान को जो आपको जानता होगा उसको मिलता हूँ, तो किसी भी सूरत में वो तारीफ करते नहीं थकते, वो इस वजह से क्योंकि एज अ पर्सन आप ऐसे हो, और मे बी वो रिफ्लेक्शन आपके पेपर्स में दिखा होगा, मे बी क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज़ ऐसी चाहिए होती होगी। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है ये है कि जो आपने 3 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी ट्रेड्स आप में होंगे या आपने डेवलप किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपको इस एग्ज़ाम को, UPSC एग्ज़ाम जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में हेल्प किया होगा? सर जो मेरी अभी तक के जितने भी क्वालिटीज़ या जो मेरे ट्रेड्स हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप होने में मेरे पेरेंट्स का मेजर रोल रहा है, और दोनों से मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी हैं। मेरे फादर से मैंने सीखा है ऑनेस्टी से काम करना, और जो डेडिकेशन मैंने उनकी ड्यूटी की तरफ देखी है और जो ऑनेस्टी देखी है वो शायद ही मैंने सर्विस में आने के बाद भी किसी में देखी हो। तो ये क्वालिटी हमेशा से मुझे स्टार्टिंग से रही है, ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई वर्क, ऑनेस्टी जैसे मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ने के लिए ऑनेस्ट रहना है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडी, अल्टीमेट अब तो सर्विस की तरफ भी है। और सेम कुछ क्वालिटी जो मैंने मदर से सीखी है, कंपैशन, एम्पैथी, जितनी मेरी मदर में है ना, नो मैटर कोई उनको कैसे ट्रीट करता है, शी स्टिल ट्रीट्स देम हम्बली, कि वो कहते हैं कि रही कोई ना कोई रीज़न होगा जिस वजह से उन्होंने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो माई मदर और चाहे कोई रिलेटिव्स हों या कुछ हों, तो ये क्वालिटीज़ मैंने उनसे सीखी हैं। तो दोनों पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं हेल्प किया, और ये जो क्वालिटीज़ जो मैं उनसे सीखता हूँ ये हम इवन एथिक्स के सिलेबस में भी पढ़ते हैं कि सिविल सर्वेंट्स में ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। तो जब आपके पास आपकी जो ग्रूमिंग है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे हुई हो, तो आपको कुछ भी ना प्रिटेंड या फेक करने की नीड नहीं होती, वो आपके माइंडसेट, आपका माइंड पर्सनैलिटी वैसी बन गई होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है कि आपको जस्टिफाई करने में कि आप जो एग्जाम में आंसर लिख रहे हो या इवन जो इंटरव्यू में आप बात कर रहे हो, तो वो आप दिल से बोल रहे हो, या आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो या फेक नहीं कर रहे हो उस आधे घंटे के लिए, उस मोमेंट के लिए, आप जो हो आप वो शो कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारा इंसाइट आपने एग्जामिनेशन को दिया है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, आपने किस माइंडसेट से आगे बढ़े हो आप। और मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आप जो रिज़ल्ट, जब आपका UPSC स्टेट सर्विसेज थे, आप एस BDO वापस चले गए थे फिर इंटरव्यू देने के बाद, तो जो रिज़ल्ट का मोमेंट था कि आप जब UPSC का रिज़ल्ट आया, वन दैट एक्सपेक्टेशन था कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा? सर नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं था। इस बार तो मुझे लगा था कि बहुत कम चांसेस हैं। अगेन आई वाज पॉजिटिव कि शायद हो जाए, बट माइंड बना लिया था, मन बना लिया था कि नहीं भी होगा तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। बट स्टिल सर, जब तक रिजल्ट नहीं, होप तो हमेशा रहती है। तो इस साल रिजल्ट का मोमेंट ऐसा था कि उस टाइम मैं अपने ऑफिस में ही था और ये पता था कि आज रिजल्ट आना है। तो मैं काफ़ी देर ऑफिस में बैठा रहा, तो बट एंजाइटी बहुत हो रही थी, मैं बैठ नहीं सकता था। सो मैंने अपनी टीम को लेके, हम मार्केट इंस्पेक्शन खलेनी में मार्केट थी, तो मार्केट इंस्पेक्शन पे चले गए कि ठीक है थोड़ा काम भी देख लेते हैं और शायद तब तक रिजल्ट आ जाए। 1-2 आवर्स लगे मार्केट इंस्पेक्शन करने में, कोई रिजल्ट नहीं आया। अल्टीमेटली आई वाज सिटिंग इन माई कार, जैसे इंस्पेक्शन खत्म हुई कार पे बैठे, अब ऑफिस जाना था। कार पे बैठे थे तो आई वाज जस्ट सिटिंग, क्योंकि थोड़ा मौसम गर्म था तो बैठा हुआ था कार में। तो तभी नोटिफिकेशन आती है टेलीग्राम पे, रिजल्ट डिक्लेयर्ड। बट 2 बार पहले देख चुका था रिजल्ट, 2 अटेम्प्ट्स के टाइम की नहीं आया नाम। इस बार डिसाइड किया था कि रिजल्ट नहीं देखूंगा, चाहे जो मर्जी हो। तो ये था कि अगर 1 मिनट तक कॉल आई तो मतलब क्वालिफाई हुआ होगा, अगर नहीं आई तो नहीं हुआ होगा। और इवन रिजल्ट से पहले काफ़ी लोगों ने ऑल द बेस्ट विश किया था, एंड देयर वाज वन फ्रेंड, उसने बोला कि अक्षय भाई जब आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले कॉल करूंगा अगर आपको हो गया होगा। 1 मिनट आई वेटेड, कोई कॉल नहीं आई। सो मन बना लिया कि नहीं हो गया, मतलब वेरी बहुत शैटर्ड, काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि नहीं हुआ, किस घर वालों को क्या बोलूँगा। तो मैं चुप हो गया, तभी उसकी कॉल आती है। पहली कॉल आती है, आई थॉट कि मे बी पूछेगा कि क्या हुआ, मैंने नहीं उठाया, ना मैंने रिजल्ट देखा। सेकंड कॉल आई तो मुझे लगा मे बी मैं लिस्ट देख रहा हूँ, मुझे नाम नहीं लिख रहा। तीसरी कॉल उसकी मैंने उठाई, उसने बोला कंग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट दिस रैंक। तो मुझे स्टिल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अक्षय इज वेरी कॉमन नेम, तो मुझे लगा शायद क्या पता कौन सा अक्षय हो।
फिर जब पीडीएफ खोली, अपना नाम दिखा, तो तब लगा कि हाँ फाइनली। तब उस टाइम कार में थे आप? मैं गाड़ी में बैठा हुआ, स्टिल हाँ। रिमेंबर दैट प्लेस जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। अभी मैं जब ड्यूटी जाता हूँ, मैं अभी रिसेंटली फैमिली के साथ गया, तो मैं उनको बोला भी कि यही वो जगह थी जहाँ मैं बैठा हुआ था। फिर मैंने घर पे कॉल की, पापा को बोला जस्ट। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि ये रिजल्ट है, उसके बाद तो पापा से बात ही नहीं हुई पाई, दोनों के फ़ोन शाम तक बिजी रहे। बिजी रहे। बिल्कुल। फिर नेक्स्ट डे मैं जम्मू आया, तो हाँ। उनसे मिलने। बिल्कुल। अमेजिंग, मतलब क्या प्राउड। आई विश कि उस टाइम आप अपने फादर के साथ होते जिन्होंने आपको हर वो कहानी, मोटिवेशनल कहानी, जब बिल- जब आपको जरूरत थी। बिल्कुल सर, ये बात जैसे रिजल्ट निकला तो मैं शाम को अपने डीसी सर के पास भी गया, अरविंदर सर के पास। तो उन्होंने पहली चीज़ यही मुझे बोली, कहते मम्मा पापा कहाँ हैं? हाँ। बोले सर जम्मू में। कहते जाओ, अभी जाओ। बट उस टाइम काफ़ी लेट हो चुका था, और मेरा थोड़ा इमोशनल स्टेट भी ऐसी थी कि मुझे लगा कि ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में गया, फर्स्ट थिंग जो मैंने की, फिर पेरेंट्स से मिले। तो बिल्कुल। मतलब वन कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस तरीके का मोमेंट हो, स्पेशली वो जब 2 बार इंटरव्यू दे एग्जैक्टली चुका सर, होगा एग्जैक्टली। और फादर के होप्स कभी भी डाउन हुए नहीं है, और आपका खुद का होप था कि वन डे आई बी देयर। सर वही 2 इंटरव्यूज़ के टाइम मैंने, मतलब मेरे सामने तो मेरे पेरेंट्स कभी रोए नहीं है रिजल्ट के, लेकिन बट मुझे पता है और मैंने देखा भी है छुप के कि मेरे फादर की आंखों में जो दुख के आंसू थे, कि और मम्मा के भी आंखों में, उनको मेन था कि इसको और मेहनत करनी पड़ेगी, इसका क्यों नहीं हो रहा। बट वो आंसू मैंने उनके आंखों में देखे थे सर, और कहीं ना कहीं वो अंदर से खलल था कि यार खुशी के आंसू देखने हैं इनके आंखों में। और वो सर जब मैं घर गया ना, तो जो मैंने खुशी के आंसू देखे ना, वो सेटिस्फेक्शन सर अल्टीमेट है। कुछ भी को एग्जाम क्वालिफाई करने से, कुछ भी अचीव करने से बड़ा वही है कि आपके पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू हैं, और उसका रीज़न आप हो। तो वो मोमेंट मेरे लिए सर आज तक का बेस्ट मोमेंट रहा होगा सर। तो फिर नेचुरली उससे जितने भी 3-4 साल का पेन रहा होगा बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। प्रिपरेशन के टाइप का, वो सारा खत्म हो गया बिल्कुल होगा। सर, एक बिल्कुल, एक राइट। नई सुबह। और एंड आप जम्मू कश्मीर से और फिर आपका सिलेक्शन, या बाकी सारे लोग का जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है, फिर हमने भी और सारे लोगों ने मुबारकबाद ज़रूर दी होगी। बट इनसाइड स्टोरी ये है कि वो जो आपका सफ़र शुरू होता है और फिर आखिर जब तक आपका सिलेक्शन होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए होते हैं जो मतलब अनबेरेबल एट टाइम्स। बिल्कुल। आपके साथ भी मैंने बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखे हुए हैं कि ऐसा लगता है यार नॉर्मल इंसान इस चीज़ को कैसे टॉलरेट करेगा। और देन ऑल्सो यू स्टूड देयर, आपने ग्राउंड होल्ड किया, एग्जामिनेशन दिया, जैसे मैंने बोला कि आपने मेंस जब लिखा, बिल्कुल। कितना कम टाइम था आपके पास और क्या कुछ चल रहा था। काश मैं वो सारी चीज़ें अपनी ऑडियंस को बोल सकता, बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ये आपको किसी भी सूरत में एग्जामिनेशन आपका हर लेवल से, वो चाहे पेशेंस हो, वो चाहे टाइम को लेके हो, वो चाहे आपका कितना आप में क्षमता है आप झेलने की, वो सारी चीज़ें जो है बॉटम तक लेके जा सकता है, और जो अगेन आपके साथ हुआ है। बट एनीवेज, मैं वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड कि हम पॉडकास्ट में बहुत ऑलरेडी काफ़ी टाइम आपका ले चुके हैं, बट क्योंकि आपका एक जो अनयूजुअल, नॉर्मली लोग मेडिकल साइंस नहीं लेते एज अ सब्जेक्ट, और आपने मेडिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है। क्यों लिया और क्या सोच थी कि आपको मेडिकल साइंस लेना चाहिए? सर ऑप्शनल डिसाइड करते टाइम तो मेरे लिए बहुत सिंपल था, क्योंकि मैंने जो 5.5-6 साल MBBS के दिए, उस टाइम मैंने सिर्फ यही पढ़ा। और मेडिकल साइंस मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था, जो भी सब्जेक्ट्स थे हमारे ड्यूरिंग MBBS सभी इंटरेस्टिंग लगते थे, और मैंने अच्छे से पढ़ा था। एंड इवन आई ऑलवेज स्कोर्ड गुड इन माई कॉलेज। तो वो कभी डाउट था ही नहीं कि ये ऑप्शन नहीं लेना, वो तो पहले से लगा था कि जब डिसाइड किया कि पढ़ना है तो यही ऑप्शन होगा, चाहे जो ये मर्जी कोई हो। डाउट नहीं था? कोई डाउट नहीं, कभी सोचा नहीं कि दूसरा लेना। एंड इवन सर हमारे जो सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन्होंने हमेशा यही बोला कि चेंज करो ऑप्शन, तो मे बी कोई और ऑप्शन रखो तो आप हो जाएगा जब बेटर स्कोर आएगा, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर से मेडिकल साइंस में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था। बट इवन देन सर आई डिसाइडेड टू गो विद मेडिकल साइंस ओनली। तो मैं अभी भी इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस ऑप्शन को अपने इतने अच्छे से इतने साल से वो पढ़ा हुआ, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और सर जब मेरा JKPSC क्वालिफाई हुआ, आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन एनी ऑप्शनल, किसी भी ऑप्शनल के जो हाईएस्ट मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे आपके? आई गॉट 337.5 मार्क्स इन ऑप्शनल। 337 आपको मेडिकल साइंस में स्टेट से विच Exactly, जब आप रैंक 3rd आए? एग्जैक्टली सर, दैट वाज हाईएस्ट स्कोर इन ऑप्शनल दैट ईयर। अमेजिंग। तो सर सेकंड था शायद इंग्लिश लिटरेचर था, 330 और समथिंग, बट आई गॉट हाईएस्ट इन ऑप्शनल। एंड इवन इन UPSC दिस ईयर सर टॉपर इज 279
in medical science, and I got 279. I got 269. So optional helped me qualify both examinations, I will say. So ये मेरा डिसीजन ठीक ही मतलब रहा. मुझे आई डिडंट नो कि आपका स्टेट सर्विसेज में इतना अच्छा स्कोर रहा है, नहीं तो शायद मैं आपका एग्जांपल बाकी सारे लोगों को देता और उनको बोलता कि मेडिकल साइंस की तरफ सर सोचो। बिल्कुल, मेरा हमेशा रहता था कि जैसे कभी कहते हैं कि ऑप्शनल का ट्रेंड होता है, इस साल एंथ्रो में ज़्यादा है, तो मैं ये सोचता हो सकता है अगले साल मेडिकल साइंस में ज़्यादा आ जाए, तो वही हुआ, एक्चुअली हुआ भी, उस साल मेडिकल साइंस में अच्छा स्कोर आया. अब ये पॉइंट से मैं आपको एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है वो है लक, डेस्टिनी. वो आप मानते हो कि इन एग्जाम्स में, वो चाहे स्टेट हो या यूपीएससी, सर कितना रोल प्ले करता है? बहुत ज़्यादा सर. मुझे लगता है सर इसमें मैं डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करूँ. मेरी जर्नी ऐसी रही सर स्टार्टिंग से ही, जहाँ मुझे जाना था वो डेस्टिनी मुझे लेके गई है. नो डाउट हमें हार्ड वर्क तो करना है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमें प्रिपेयर करना है अपनी तरफ से. बट जैसे कहते हैं ना, महाभारत में भी कहा गया, भगवत गीता में कहा गया कि कर्म कर फल की चिंता मत कर. तो हमें फ्रूट्स पे कोई राइट नहीं है, हमारा हक नहीं है, हमें अपना काम करना है. जब वो व्हेन इट इज बाउंड टू हैपन, इट विल ओनली हैपन देन. तो मैं हमेशा यही सोचता था, ये भी इसने भी कहीं ना कहीं हेल्प किया मुझे कि यार ठीक है, इस साल मेरे डेस्टिनी में नहीं था, अभी मैं इस लायक नहीं हूँ. मैं अपने आपको ऐसा लगता कि अभी इसमें इस लायक नहीं हूँ शायद, तो मैं और अपने आप को इम्प्रूव करता था, और अल्टीमेटली जब होना होगा तो हो जाएगा. तो डेस्टिनी डेफिनेटली डू प्ले अ रोल. एंड इवन अगर मेरा ये एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई होता तो मुझे लगता है शायद डेस्टिनी में कुछ और अच्छा होता है, जो मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए या सोसाइटी के लिए मैं जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता. तो मैं डेस्टिनी में काफ़ी फर्मली बिलीव करता हूँ. एक चीज़ जो मैंने देखी है यूपीएससी की जर्नी में, क्योंकि लंबी जर्नी होती है और इंसान ना अपने आप को भूल जाता है पढ़ाई करते करते. ये जब से मैं आपको जानता हूँ, जब से हमारा इंटरेक्शन हुआ आपकी पढ़ाई और 10 चीज़ों में जो करते आए हैं हम साथ, मैंने देखा कि आपने फिटनेस को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी किया नहीं है. ये मतलब बैलेंस कैसे हुआ? सर फिटनेस का बेसिकली जब मैंने कॉलेज में आया था, वो यूज्ड टू बी वेरी लीन. मेरा सिर्फ 57 kg वेट था, तो बहुत पतला होता था. तो कॉलेज में ये था कि ये मैं लकी कहूँगा या जो भी ठीक था, कि मेरा हमेशा रहा कि आई वाज इनटू गुड थिंग्स ओनली. पढ़ाई के अलावा हम स्पोर्ट्स खेलेंगे, स्पोर्ट्स के बाद एडिशनल स्टार्ट कर दिया जिम, वर्कआउट एट जिम. तो वो वहाँ पे स्टार्ट किया. तो सर तब से ये रहा कि जो फिटनेस की जर्नी रही है मेरी, उसने कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया हुआ है अपने जो ये सेटबैक्स है इसको ओवरकम करने के लिए. क्योंकि हम हमेशा बचपन से पढ़ते हैं हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, बट वी रेयरली इम्प्लीमेंट इट. बट मुझे लगता है कि जब आप पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो, आपको मेंटल एग्जॉशन हो रही है, अगर आपको शाम को 1 आवर अगर हम वर्कआउट पे निकाल रहे हो ना, इट्स मच बेटर देन स्पेंडिंग टाइम वॉचिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम या यूजलेस गॉसिपिंग से अच्छा है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो. और जितना हेल्थ इंपॉर्टेंट है सर, अगर आप फिट हो, कोई भी आप मेंस में 3-3 घंटे के 2 पेपर देने, 6 घंटे आपने बैठ के पेपर देना है. इफ यू आर नॉट फिट इनफ, यू वोंट बी एबल टू सिट एंड कंसंट्रेट प्रॉपर्ली फॉर दोस 6 आवर्स. तो वो फिटनेस आपको हेल्प करती है. और फिर यही सर, यही एक रीजन रहा है. थ्रू आउट आपने कभी, मतलब मैंने तो हार्डली कभी आपका प्री क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई और फिर इंटरव्यू क्वालिफाई ना होना, अगेन यू आर इन शेप, कभी मैंने आपको मोटा होते नहीं देखा, कभी मैंने आपको पतला नहीं होते देखा है. तो कंसिस्टेंटली आपने ये बैलेंस करके चले हो आप. हाँ सर, ये रहा हमेशा. जैसे अब जिम तो रेगुलर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कभी एग्जाम वाले फेज में तो 2-2 महीने जिम छोड़नी पड़ती थी. बट ऐसा रहा कि मैं फिजिकल एक्टिविटी करता था, रनिंग करूंगा या वॉक करूंगा, या इवन आई विल प्ले टेबल टेनिस, बैडमिंटन. तो ये सब रहा ही है कि कहीं ना कहीं आपको फिजिकली इंगेज करना है खुद को, ताकि आप फिट रहें इतने लॉन्ग टर्म पे. तो ये हमेशा से रहा है सर. अब सोशल मीडिया वगैरह का कितना रोल आपके, मतलब क्योंकि ज़माना बिना सोशल मीडिया के शायद चला नहीं जा सकता आगे. बिल्कुल बिल्कुल. और जाहिर है कि आपने भी सोशल मीडिया यूज़ किए होंगे, तो कितना कुछ आप स्क्रॉल करते थे, रील्स देखते थे सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो? सर सोशल मीडिया पे मैं रहा हूँ जब से प्रिपेयर करना, मतलब मेडिकल कॉलेज के टाइम से ही रहा हूँ, बट मैंने बहुत कम यूज़ किया हुआ है. बट कभी कभी लगता था कि हाँ, मेरे को लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा था, यूज टू अनइंस्टॉल या डीएक्टिवेट करता था अकाउंट को. और रील्स वाला सर मेरा स्टार्टिंग से नहीं रहा है. रील्स वाला ज़्यादा रिजल्ट के बाद जब फ्री टाइम था, उस टाइम ज़्यादा एडिक्शन हो गई रील्स में. तब वो शुक्र करता हूँ कि पहले इसकी एडिक्शन नहीं पड़ी. तो ये नहीं रहा सर. अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपकी, ये मैं स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर कर रहा है या आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो यू शुड नॉट यूज़ इट. कि अगर अभी भी आपको खुद को ना आप सोचो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो कि कितना टाइम आप उस पर दे रहे हो. अगर वो चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है तो यू शुड जस्ट स्टे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. बहुत सारे
नो डाउट सोशल मीडिया हेल्प करती है, जैसे बहुत सारी साइट्स में फॉलो करता था, betterindia.com है, ब्रट इंडिया है, तो वहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, एग्जांपल्स मिलती हैं जो अपने आंसर्स में आप यूज़ करते हो, बट यू कैन फाइंड दैट आउटसाइड सोशल मीडिया एज वेल, यूट्यूब पे मिल ट्रू जाएगा ट्रू आपको, आपको उसके लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस करके चल रहे हो तो इट्स ओके, इफ नॉट देन यू शुड स्टे आउट आई ऑफ इट। थिंक राइट वे ऑफ डूइंग इट इज कि अगर मान लो अपने आप को थोड़ा सा खुश करने के लिए हाँ, 5 मिनट यूज कर ले तो ठीक है, अदरवाइज सोशल मीडिया यूज ना करने का कुछ नहीं खोते हो आप, हाँ, एग्जैक्टली, खोने के लिए कुछ है कुछ नहीं, नहीं, बिल्कुल। और पाने के लिए सब कुछ ही है, आपको बस सारा टाइम आपको मिलता है और अननेसेसरी डाइवर्जेंस आपके लाइफ में मिलते होते नहीं है। और फिर प्लस ये जो रील्स का सीन है कि स्क्रॉल करते गए वो छोड़ते ही नहीं है। एल्गोरिदम ही ऐसा है इनका। हाँ, आप अच्छी रील देखते हो, उसके बाद सोचते हो 2 और देखूंगा, और 2 देख लिए, तीसरा और इंटरेस्टिंग आता है, वो आपको कहीं से कहीं लीड कर देता है और आपका टाइम बर्बाद हो बिल्कुल, जाता है। ऑक्सफोर्ड ने सर एक बहुत अच्छी टर्म भी दी इस पे, ब्रेन रॉट। हम्म ब्रेन रॉट की ये सोशल मीडिया की जो रील कल्चर है ना, इससे हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग के यूज़ करने की एबिलिटी ओवर टाइम कम होती जाती है, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को हैम्पर करता है। तो दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली बाय किताबें स्टूडेंट्स। पढ़नी चाहिए हाँ, बच्चों को। जितना रीड कर सर, जितना मैं तो इवन होता है ना कि लेक्चर्स देखना यूट्यूब पे और एक बुक रीड करना, मैं हमेशा बुक रीड करने के फेवर में हूँ, आई क्योंकि मुझे ऑल्सो लगता है कि प्रेफर। वहाँ पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो, आप अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हो। पैसिव फीडिंग के मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ, तो वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। तो ये एक ऐसी जर्नी रही है आपकी जो मैं हमेशा बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ, और क्योंकि वक्त कम है, मैं फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप हमें अपना जो आपके माइंड में जो ये पूरा जर्नी रहा हो, किस सूरत में एक बच्चे को यूपीएससी हो, एमबीबीएस हो, या फिर स्टेट सर्विसेज की तैयारी करनी हो, कुछ ऐसे सजेशंस आप दो कि जो ये बेसिक्स हैं, ये फाउंडेशन है इन एग्जाम्स को क्रैक करने का, इनको लेके चलो, बाकी थिंग्स विल फॉलो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से आता हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वो बहुत पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ तो आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा हूँ, जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ, ऑर्डिनरी पर्सन हूँ मुझे लगता है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात जो बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स को वो है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको पता होना चाहिए हाँ आप कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। दूसरा, आपको योर वाई शुड बी स्ट्रांग। आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, प्रिपेयर होना चाहते हो, वेदर नीट है, स्टेट सिविल सर्विस है, यूपीएससी है, इंजीनियरिंग है, कोई भी एग्जाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो करना क्यों चाहते हो, उसके पीछे की मोटिवेशन क्यों है। अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना, वो हमेशा आपको ना लाइफ में आगे, इवन सेटबैक्स के बाद भी आगे मूव ऑन करने में हेल्प करेगा, दोबारा ट्राई करने में हेल्प करेगा। तीसरा, यू शुड बी अवेयर कि वो एग्जाम की डिमांड क्या है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना चाहिए, उसके बाद जाओ उस एग्जाम में। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, द मोर यू, कहते हैं ना, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्मूथली आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये 4 बेसिक पॉइंट हैं जो आपको मन में, आपके माइंड में होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और आखिर में चलते चलते हमें ये बताएं कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने भरपूर सपोर्ट किया आपको पूरी जर्नी में, और कितना बड़ा रोल रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में उनका। पेरेंट्स ऑफ कोर्स आपने बोला। हाँ सर, बहुत सारे लोग हैं लाइफ में, मतलब हर स्टेज में किसी न किसी का रोल रहा है। जैसे मेरे पेरेंट्स रहे हैं, मेरे बाकी रिलेटिव, स्पेशली मेरे मैटरनल अंकल रहे। मैटरनल अंकल का ये रोल रहा है कि उन्होंने मुझे हम्बल रहने में हेल्प किया है। जब भी मेरा एग्जाम क्वालिफाई होता था, वो बाकी लोग कंग्रेचुलेट करते थे और वो बोलते थे तो क्या हुआ, इट्स नॉट ए बिग थिंग, अब इससे आगे और बढ़ो। जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, तो क्या हुआ। तो बाकी कुछ फ्रेंड्स भी रहे हैं जो कॉलेज में, जिन्होंने फर्स्ट ईयर से ही मेरे को ऐसे सपोर्ट किया है टिल देन, कि उनको हमेशा शो किया कि नहीं, यू कैन डू इट, इफ़ नॉट यू देन नन, कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया थ्रू आउट द जर्नी टू स्टे कॉन्फिडेंट और टू कीप ट्राइंग अगेन। और सर इवन लास्ट ईयर मेंस से पहले जस्ट आपका एक बहुत क्रूशियल रोल रहा है। जब आपको इश्यूज़ का पता चला था, जो फैमिली में भी इश्यूज़ थे, जो बाकी हेल्थ इश्यूज़ थे, उस टाइम आपने काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे, एंड उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा कि उस टाइम आपने मेरा मैं आपको बताता रोकता चलूँ कि मेरा हर वो इंसान जो सिंसियरली पढ़ना चाहता है, जो सिंसियरली किसी मकाम तक पहुंचना चाहता है, मैं मुझसे जो बन सके वो मैंने, आपका तो खैर एक कनेक्शन था, आपको ऊपर वाले का देन था, करम था। हर वो सूरत में जहाँ मेरी ज़रूरत होगी आपके लाइफ में, या आने वाले जो भी बच्चे होंगे उनको, तो मेरा तो काम ही यही है
कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। और दैट्स रियली नाइस ऑफ यू, मतलब जे.एंड.के के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, एंड आई रियली होप कि आप आगे भी ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जे.एंड.के के हर फील्ड में एक्सेल कर सकें। अब मेरा तो मतलब ये एक मोटिव है कि अगर सपोजिटली आपके बैच से आई थिंक 15-16 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज, तो अब मेरा अब एम रहेगा कि हम इसको 20 अबव, बिल्कुल, देन 25 बिल्कुल। अबव, देन 30 हमारा बढ़ता जाए ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टूडेंट वैली से मेन स्ट्रीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आना शुरू कर दे, और ओवरऑल जम्मू कश्मीर से हमारा पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। सर इस चीज़ पे बिल्कुल सर, जैसे इस ईयर का रिजल्ट रहा है तो चिन्हाब वैली रीजन, रामबन डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इज ओनली वन कैंडिडेट, मैं ही सिलेक्ट हुआ हूँ। इट्स वेरी सैड, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। आई थिंक एक नहीं बल्कि 10 कैंडिडेट इस रीजन से आने चाहिए हर साल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सारे लोगों को आपकी तरफ से मैसेज आना चाहिए उन लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो इन एग्जाम्स में। बिल्कुल सर, जब आप कर सकते हो वो सारे सब क्यों कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और मैं सारे लोगों को चिनाब वैली से या पीर पंजाल से या ओवरऑल जम्मू कश्मीर से, मैं सारे लोगों को बोलता हूँ कि ये एक ऐसे एग्ज़ाम है जो मिथ है कि ये क्लियर नहीं कर सकते हो। डोडा से आया हुआ एक लड़का, इन्होंने जम्मू में आके तैयारी की, इन्होंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 2 बार उन्होंने इंटरव्यू स्टेज तक गए, 2 बार क्वालिफाई नहीं करे, हिम्मत नहीं हारे, आज आपके सामने है। MBBS किया हुआ है, स्टेट सर्विसेज रैंक 3rd से क्वालिफाई किया है, एंड UPSC जो है रैंक 261 से क्वालिफाई किया है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी इंस्पिरेशन, इससे बड़ी कोई आपके सामने एग्जाम्पल दी जा सकती है जिसकी वजह से हम ये बोले कि आप लोग को इन सर्विसेज में तैयारी करनी चाहिए, कर सकते हो। सामने जीती जागती एग्जाम्पल है, आप सारे लोग जो है तैयारी करने के लिए ठान लो, एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC स्टेट सर्विसेज। और जहां हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी, हम अक्षय से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे थ्रू या डायरेक्ट आपको अप्रोच करें बच्चे, और वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। दूसरा एक और मैसेज मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते हैं कि दिल्ली जाना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं तो इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। मेरी जितनी भी प्रिपरेशन रही है वो जम्मू में रह के ही, घर पर बैठ के ही, लाइब्रेरी बैठ के पढ़ा है मैंने। कोई दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि कोई सब्जेक्ट आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे उसकी कोचिंग फैसिलिटीज जम्मू में भी अवेलेबल है। बाकी आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है क्रैक करना। तो जो दिल्ली जाके एग्जाम क्वालिफाई होता है, ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है। तो ठीक है, आप लोग सारे लोगों को ये हमारे किसी को कोचिंग लेनी, कोचिंग्स भी अवेलेबल है, और अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में अपेयर होने की ज़रूरत है तो वो है आपकी हिम्मत। बिल्कुल, उससे ज़्यादा कोई चीज़ इसमें चाहिए नहीं। वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू गो फॉर दीज एग्ज़ाम्स, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो सिविल सर्विसेज में तो बहुत बड़ी एक वो है कि आप बोलते हो कि मैं कर सकता हूँ, देन यू विल बी एबल टू डू इट, या कोई बोलता है मैं नहीं कर सकता, he will not be able to do it, he or she will not be able to do it। तो दोनों सूरतों में आप ही पे डिपेंड करता है कि अगर आप डिसाइड करते हो मुझे करना है तो कर लोगे, अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, फिर नहीं कर पाऊंगा। तो अक्षय, हमारा एक राउंड होता है रैपिड फायर टाइप का, एक राउंड होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्विकली हमें उसका रिप्लाई करेंगे। तो पहला जो रैपिड फायर का क्वेश्चन होगा वो ये होगा, क्या रील्स या रैंक, कौन ज्यादा डोपामाइन देता है आपको? रैंक एनी डे सर। रैंक। सेकंड क्वेश्चन, क्रिकेट फॉलो करते हैं? बहुत ज़्यादा सर। टेस्ट क्रिकेट या एनी अदर फॉर्मेट? टेस्ट क्रिकेट एनी डे सर। टेस्ट क्रिकेट। इस हालांकि इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, बट जहन में आ रहा है मुझे। तीसरा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि आप क्रिकेट लवर हो, ये तो मुझे पता था, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट आने वाला है। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर? So it's actually very difficult to decide. Both have been my favorite. सुन लेंगे, बुरा मान जाएंगे, एक नाम लो आप। नहीं सर, हमें तो कौन नहीं सुनेगा, वैसे ये लोग कहाँ सुनेंगे। बट स्टिल सर, इट्स वेरी टफ, क्योंकि जिस एरा में सचिन ने खेला और जब कोहली ने खेला है। बट डिप्लोमेटिक नहीं, एक नाम। सचिन तेंदुलकर सर। अमेजिंग। ठीक है, आप 1 AM वाली नींद या 5 AM वाली पढ़ाई? एनी डे सर, 2-3 AM वाली नींद होगी। मेरे को आदत थी कि रात को पढ़ते थे सर। आप रात को पढ़ते थे? बिल्कुल, मॉर्निंग पर्सन नहीं रहा हूँ मैं। ओके, UPSC या JKPSC, ज्यादा प्रेशर कहाँ लगा? UPSC सर। JKPSC विदाउट प्रेशर हो गया लकली।
2020 वाले अक्षय ज्यादा काम थे या 2024 वाले अक्षय अब काम है? 2025 वाले 2025 वाले सर अब काम है बहुत ज़्यादा। इंटरव्यू के बाद, रादर इंटरव्यू नहीं बोलेंगे, आपका यूपीएससी का रिजल्ट आने का जो है आपने आपको ट्रीट क्या दिया? सर आई रियली डोंट रिमेम्बर, उस टाइम इमोशंस इतने हाई थे ना कि बट कभी भी उसके बाद रिजल्ट के बाद ठीक है यार मेरा रिजल्ट आया, ये मेरा ट्रीट है अब। नहीं सर ऐसा कुछ तो, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया था इस जर्नी में, तो ऐसा कुछ खुद को ट्रीट नहीं दिया अलग से। बट हाँ उस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि पेरेंट्स के साथ मिले, उनके साथ सेलिब्रेट करें। चाय या कॉफी? अगेन वेरी टफ क्वेश्चन, मतलब मैं दोनों पीता एक टीम हूँ। तो चूज करनी होगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट चाय सर। चाय वाले? चाय। मतलब आपका रात भर पढ़ाई के टाइम चलता हाँ रहता हाँ था? चाय चाय चल जाएगी सर। आप गो टू स्ट्रेस बस्टर आपका क्या है? म्यूजिक, वॉक, स्क्रोलिंग, रील्स या जिम? सर बिल्कुल इससे इन जिम, वर्कआउट और वॉचिंग स्पोर्ट्स सर। ये Watching sports. वॉचिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स। ओके, वन पर्सन हु केप्ट यू ग्राउंडेड थ्रू आउट द जर्नी? सर ये हमने पॉडकास्ट में ये पहले आपने बात already की, बता दिया। मैटरनल अंकल जो बहुत मेजर रोल था उनका कि क्यों उन्होंने हमेशा आपको ग्राउंडेड वो अभी करंटली सर्व भी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी ट्रैफिक। अमेजिंग। तो उनका हमेशा ही रहा, उन्होंने मुझे ग्राउंडेड रहने में हेल्प किया हुआ है। अभी भी बोलते हैं कि यू हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग बिग, स्टे ग्राउंडेड। वन वर्ड फॉर योर जर्नी, द एंटायर जर्नी? आई विल से सर ब्लेस्ड। इंस्पायरिंग, मेरी तरफ से इंस्पायरिंग। मेरी तरफ से सर ब्लेस्ड टू अचीव सो मेनी थिंग्स। डोडा के एक फेवरेट फूड या स्पॉट जहां आप चिल करते थे? I love my own village, sir. It's very beautiful. क्या नाम है विलेज? भेला विलेज सर। भेला भेला सर, you should visit there. आई विल। आप बोल ही रहे हो तो हम चलेंगे। बिल्कुल आना सर। डिश में सर राजमा चावल, राजमा चावल वेरी नाइस, बहुत फेमस है। राजमा चावल, राजमा और चावल वहाँ के जो हमारे देसी चावल होते हैं ना वहाँ के पर्टिकुलरली, दे वेरी वेरी टेस्टी। चलो जो हमें सुन रहे होंगे should go visit Bhela and also try this dish once. लास्ट इंटरव्यू के सबसे इंटरेस्टिंग या अनएक्सपेक्टेड सवाल? सर इस इंटरव्यू में नहीं कहूँगा मैं, 2022 वाले इंटरव्यू के अगर आप बोले कोई तो भी। डिस्कस करते हैं। उस टाइम ऐसा रहा था कि जब चेयरपर्सन मैम ने पूछा था मुझे कि वाई सिविल सर्विसेज आफ्टर एमबीबीएस, तो मैंने रीज़न दे दिया कि अभी था कि मैं पहले से पापा ने कहीं ना कहीं माइंड में डाला था। तो मैम ने बोल दिया सो यू बिकेम डॉक्टर बाय चांस एंड यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट बाय चॉइस, तो मैंने इस पर यस बोल दिया। और उस टाइम मुझे लगा कि ये शायद ये ब्लंडर है कि आई डोंट, अब मुझे पता भी नहीं कि ये ब्लंडर किया नहीं किया। मेरे 179 ही हमेशा आए, बट वो शॉकिंग था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक डॉक्टर बाय चांस बनना और इंटरव्यू में ऐसी स्टेटमेंट देना। बट आई गेस अगर 179 मार्क्स थे तो नहीं कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। ऑनेस्ट सवाल का जवाब दिया आपने, बट दैट वाज लाइक सरप्राइजिंग। 179 मार्क्स इम्प्रेस कर गया उनको तभी दिया होंगे। मे बी सर, हो सकता है, बट दैट वाज लाइक, ये था रैपिड फायर अक्षय के साथ। और मतलब इससे थोड़ा सा इंसाइट मिला कि अक्षय एज अ पर्सन कैसे है, और आपको आइडिया लगा होगा कि एज अ पर्सन अक्षय है कैसे। थैंक्स। इतना ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनकी जर्नी कैसे रही है। वक्त कम होने की वजह से अगेन हम बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए, बट हम ज़रूर सीज़न 2 जब हम करेंगे तो तब इंशाल्लाह अक्षय जो है सर्विसेज में, इन्होंने फाउंडेशन कोर्स किया होगा या आगे बढ़ चुके होंगे सर्विसेज में, हम इनको दोबारा बुलाएंगे। फिर इनको इनके सर्विसेज के दूसरे साइड का पूछेंगे कि फाउंडेशन कोर्स कैसे होता है, देहरादून में क्या माहौल है। अब जब आप लबास में जाओगे, मसूरी में क्या सुना है कि 7 स्टार फैसिलिटीज़ है वहाँ, और ये आप तो फील कर सकते हो, हम तो जस्ट बोल ही सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतने प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्लियर किया है। और हमारी सारी दुआएं आप आगे भी आपके साथ रहेगी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। चलते चलते मैं सारे लोगों को बोलूं कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, देते आए हो, और हमेशा ऐसे ही देते रहो। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नए गेस्ट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई स्टोरी के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सारे लोगों तक पहुंचा दो ये पॉडकास्ट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।